शाम के करीब 6:30 बजे बिपरजॉय तूफान के तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो आधी रात तक जारी रहेगी। लैंडफॉल शुरू होने के बाद तटीय इलाकों में तेज बारिश हो रही है और करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। कई जगहों से पेड़ों के गिरने की भी खबर है। धीरे धीरे हवाओं की रफ्तार बढ़ती जाएगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कामों में जुटी है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान के यौन शोषण केस में क्लीन चिट मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में 550 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। वहीं 6 बालिग पहलवानों के यौन शोषण केस में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को 2 मामले दर्ज किए थे। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर विचार प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत धार्मिक संगठनों के सदस्यों और इससे जुड़े विभिन्न पक्षों से विचार जाने जाएंगे। लॉ कमीशन के कदम को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा और इसे ध्रुवीकरण की कोशिश करार दिया। समाजवादी पार्टी ने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले सरकार ने नया शिगुफा छोड़ा है। जेडीयू ने सरकार को यूसीसी पर सियासी राय लेने की नसीहत दी। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। साथ ही मुख्यमंत्री को श्रीराम ट्रस्ट की तरफ से मंदिर के निर्माण कार्य की जानकारी दी गई। वहीं ट्रस्ट पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के साथ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की चर्चा भी की। ट्रस्ट ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 15 जनवरी से 24 जनवरी के बीच समय देने का आग्रह किया है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस साल अयोध्या के लिए दीपोत्सव खास होगा। सीएम योगी ने ऐलान किया कि इस बार राम की नगरी 21 लाख दीपों से जगमग होगी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार के धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करने का फैसला किया है। सिद्धारमैया सरकार 3 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में इससे जुड़ा एक विधेयक पेश करेगी। ये जानकारी कर्नाटक के कानून और संसदीय मंत्री एच.के. पाटिल ने कैबिनेट मीटिंग के बाद दी। गौरतलब है कि एंटी कन्वर्जन लॉ बीजेपी सरकार ने 2022 में लागू किया था। मई 2022 में धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया गया। दिल्ली में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई है। पूर्वी दिल्ली में उस जगह का भूमि पूजन किया गया जहां कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। 5 जुलाई से 8 जुलाई तक बाबा बागेश्वर दिल्ली में दिव्य दरबार का आयोजन करेंगे। 5 तारीख को कलश यात्रा निकाली जाएगी। 6 से 8 जुलाई को बाबा बागेश्वर हनुमान कथा करेंगे। 7 जुलाई को दिव्य दरबार लगेगा। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के एक कोचिंग सेंटर में आज दोपहर करीब 12 बजे आग लग गई, जिससे वहां मौजूद छात्रों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए छात्र बिल्डिंग की 3री मंजिल से रस्सी के सहारे नीचे उतरते दिखे। कुछ छात्रों ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आग बड़ी नहीं थी, लेकिन छात्र काफी ज्यादा घबरा गए थे। खिड़की से कूदते वक्त 3 से 4 छात्रों को चोट आई है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहे 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम की दुकान पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने फिर से सीलिंग की कार्रवाई की है। साथ ही इस बात की जांच के लिए कमेटी बनाई है कि पहले से सील की गई चिकन की दुकान को किसके इशारे पर खोला गया। अतीक अहमद के दफ्तर से कुछ ही दूरी पर गुड्डू मुस्लिम बमबाज की दुकान है, जिसे वारदात के बाद पीडीए ने सील कर दिया था, लेकिन कार्रवाई के कुछ दिन बाद ही दुकान फिर से खोल दी गई थी। ग्रीस के दक्षिणी तट पर शरणार्थियों से भरे मछली पकड़ने वाले जहाज के डूबने से 79 लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। घटना देर रात दक्षिणी ग्रीस में हुई। जानकारी के मुताबिक जहाज के इंजन में खराबी की सूचना मिली थी और देखते ही देखते अचानक जहाज दूसरी ओर पलटने लगा। जहाज पर करीब 750 लोग सवार थे। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस साल होने वाले एशिया कप की तारीखों का ऐलान कर दिया है। एशिया कप का पहला मैच 31 अगस्त को खेला जाएगा, जबकि फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को होगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका को 9 मैच और पाकिस्तान को 4 मैचों की मेजबानी मिली है। टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 2 ग्रुप में बांटा गया है। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में है। आज की रात बहुत तूफानी, खतरनाक और डरावनी होने वाली है और इस तूफान का नाम, जिसके बारे में आज चारों तरफ चर्चा है,
आपने सुन ही लिया होगा, इसका नाम है बिपरजॉय। और बिपरजॉय अब गुजरात के तटीय शहरों तक पहुंच चुका है और इन सभी इलाकों में इस समय तेज आंधी के साथ साथ तेज बारिश हो रही है। एहतियात के तौर पर इन इलाकों में बिजली काट दी गई है, इसलिए सारे इलाके इस समय अंधेरे में डूब चुके हैं। इसलिए आज हम आपको इस तूफान का सबसे तूफानी विश्लेषण दिखाएंगे और आपको ऐसे हर इलाके से लाइव रिपोर्टिंग दिखाएंगे जो इस तूफान की चपेट में आ चुका है। लेकिन इस विश्लेषण से पहले आपको इस तूफान के बारे में कुछ जरूरी बातें बताते हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए। इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट यह है कि गुजरात के कच्छ में इस तूफान का लैंडफॉल हो चुका है। लैंडफॉल का मतलब यह है कि यह तूफान गुजरात के जखाऊ पोर्ट के पास समुद्री तट से टकरा चुका है और यह स्थान गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच में है। हालांकि तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया कुछ सेकंड और मिनटों की नहीं होती, बल्कि यह लैंडफॉल कुछ घंटों की एक निश्चित अवधि में होता है, इसलिए अभी यह लंबा चलेगा। जैसे गुजरात के कच्छ में इस तूफान के लैंडफॉल की पहली घटना आज शाम को 6:30 बजे के आसपास हुई, लेकिन यह प्रक्रिया अभी देर रात तक चलेगी और इस लैंडफॉल के दौरान दो बातों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पहला, तूफान की रफ्तार क्या है, कितनी तेजी से यह तूफान आ रहा है, और दूसरा, तूफान से प्रभावित इलाकों में हो रही भारी बारिश। फिलहाल जब हम आपको यह खबर बता रहे हैं तब गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में बहुत तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इन तेज रफ्तार हवाओं की वजह से उत्तर गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में भारी बारिश अब शुरू हो चुकी है। इनमें राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, पाली और सिरोही में इस समय बहुत तेज बारिश हो रही है और गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेज हवाओं की वजह से गुजरात के प्रभावित इलाकों में बहुत सारे वृक्षों को, पेड़ों को नुकसान पहुंचा है और इस वजह से कुछ मुख्य सड़क मार्ग और हाईवेज भी बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो इमारतें कमजोर हैं या जर्जर हैं या बहुत पुरानी हैं, उन्हें खाली करा लिया गया है और ऐसी इमारतों के आसपास ही रेस्क्यू टीमों को भी तैनात किया गया है। और अब आपको हम बड़ी स्क्रीन पर इस तूफान के बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखिए, अब यह तूफान इस बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। किसी भी तूफान का जो डायमीटर होता है वो देखिए 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर ये डायमीटर हो सकता है। हालांकि अभी बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जब तूफान का लैंडफॉल आज शाम को शुरू हो गया तो इसकी प्रक्रिया अब तक पूरी क्यों नहीं हुई। तो इसके लिए आपको यह समझना होगा कि तूफान का भी अपना एक आकार होता है और जो तूफान ताकतवर होते हैं वो अपने आकार में यानी साइज में बहुत बड़े होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये तूफान किसी राक्षस की तरह विशाल होते हैं। किसी भी तूफान का डायमीटर यानी व्यास कम से कम 100 किलोमीटर और ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर होता है और जब कोई तूफान किसी समुद्री तट की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसका आकार इतना विशाल हो जाता है कि इसमें कई बड़े बड़े राज्य भी समा सकते हैं। तो इसका जो डायमीटर है तूफान का वो 100 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक कुछ भी हो सकता है। जैसे इस तूफान की जो सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि यह तूफान इतना विशाल और इतना फैला हुआ है कि इसमें पूरा की पूरा गुजरात समा सकता है। ये सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें आई हैं इस तूफान की, जो पृथ्वी के ऊपर से तस्वीरें ली गई हैं और सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीरें आई हैं उससे यह पता चलता है कि इस तूफान का डायमीटर 200 से 500 किलोमीटर होने की बात कही जा रही है और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अनुमान है कि इस तूफान का आकार डायमीटर में 1000 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। 1000 किलोमीटर का मतलब यह है कि बहुत ही बड़ा और विशाल तूफान है और इसीलिए इस तूफान ने भारत के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं और आज बड़ा सवाल यह है कि भारत इस तूफान के लिए कितना तैयार है, भारत के लोग इस तूफान के लिए कितने तैयार हैं। वो तमाम लोग जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, ऐसे शहरों गांवों में रहते हैं जो इस तूफान के दायरे में आते हैं, उनके लिए तो चिंता की बात है ही,
उनके लिए तो अब आने वाले कई हफ्ते उनकी जो पूरा जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन जो लोग नहीं भी रहते हैं उनके लिए भी आज इस तूफान को लेकर चिंतित होने वाली बहुत सारी बातें हैं। इसलिए आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप अगर इस तूफान के दायरे में नहीं रहते हैं तो आप अभी अपने अपने घरों में होंगे या अपने मोबाइल पर या किसी भी और गैजेट पर अभी हमें लाइव देख रहे होंगे। आप जहां पर भी बैठे हैं आपको हम उन तमाम इलाकों से लाइव कवरेज आज दिखाएंगे जिससे आपको ऐसा लगेगा जैसे शायद आप भी उन्हीं इलाकों में बैठे हैं। इसके अलावा किसी भी तूफान में सबसे खतरनाक बात जो होती है वो होती है उसकी आंख, जिसे अंग्रेजी में द आई ऑफ अ साइक्लोन कहते हैं। तो साइक्लोन की जो आंख होती है, तूफान की आंख, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस तूफान की आंख जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, इसका डायमीटर 50 किलोमीटर है। यानी इस तूफान के केंद्र में इतनी जगह ऐसी हैं जहां हवा नहीं है और इस तरह से यह तूफान आगे बढ़ रहा है। देखिए, तूफान में जो सबसे खतरनाक जो चीज होती है वो है ये जगह, जिसको आप कह सकते हैं कि ये बिपरजॉय की आंख का डायमीटर है और ये है लगभग 50 किलोमीटर का। कहा जाता है कि जिस तूफान की आंख डायमीटर में 40 किलोमीटर से बड़ी होती है वो तूफान किसी भी देश को बुरी नजर लगाने के लिए काफी होता है। और यही वजह है कि भारत इस तूफान से निपटने के लिए इस समय हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन बिपरजॉय की ये जो आंख है ये इस समय भारत पर लगी हुई है, इस समय ये भारत के लोगों पर लगी हुई है। और अब आप जूम अर्थ की मदद से ये समझिए कि इस तूफान का लैंडफॉल तो शुरू हो गया है, लेकिन आज रात 11:30 बजे इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देगा, जब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस तूफान का शेष भाग कच्छ के समुद्री तट से टकराएगा। और ये जो गुब्बारे जैसी आकृति आप भारत के नक्शे पर देख रहे हैं, ये आकृति बता रही है कि कैसे ये तूफान गुजरात के साथ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी अपना असर दिखा सकता है। ये इस समय की आप देखिए, आपको रात की तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं और यहां आप ये समझ पाएंगे कि इस तूफान का जो पूरा रोड मैप है वो क्या है। इसके अलावा गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के समुद्री इलाकों में इस समय बिजली पूरी तरह से काट दी गई है। और आप इस नक्शे पर, यह रात का नक्शा है, इस समय का नक्शा है, और आप इन तमाम इलाकों को अंधेरे में डूबा हुआ पाएंगे। देखिए, ये वो इलाके हैं जो इस समय पूरे अंधेरे में डूबे हुए हैं क्योंकि यहां पर बिजली काट दी गई है। यह हमने आपके लिए इस समय का सैटेलाइट के जरिए नक्शा आपके लिए निकाला है। अब समझिए तूफान क्या होता है और तूफान को तूफान क्यों कहते हैं। तूफान जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे मूल रूप से टाइफून या स्पेनिश भाषा में टिफोन कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे भारत में तूफान कहकर पुकारा जाने लगा। किसी भी समुद्र में तूफान का बनना एक सामान्य घटना है और ऐसा नहीं है कि इससे पहले अरब सागर या किसी दूसरे समुद्र में कभी कोई तूफान नहीं आया। बहुत सारे तूफान आए हैं। भारत में हर साल औसतन 5 से 6 तूफान आते हैं और इनमें से भी ज्यादातर तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का पानी बहुत गर्म रहता है और इसका तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहता है। इसलिए बंगाल की खाड़ी में सबसे ज्यादा तूफान उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पानी यहां का गर्म है, इसका तापमान ज्यादा है। अब आप ये समझिए कि समुद्र में तूफान बनते कैसे हैं और ये जो बिपरजॉय भी है ये कैसे बना, ये उत्पन्न कैसे हुआ। असल में जब किसी समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने लगता है और इसकी वजह से इसके ऊपर की मौजूद हवा गर्म हो जाती है और ये हवा ऊपर उठने लगती है, तो समुद्र में उस जगह पर कम दबाव का क्षेत्र बनने लगता है। और जब इस क्षेत्र को भरने के लिए ठंडी हवाएं समुद्र से कम दबाव वाली जगह की तरफ जाती हैं, तो इन गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से ही तूफान उत्पन्न होता है और यह प्रक्रिया समुद्र के तापमान के बढ़ने पर निर्भर करती है। जैसे जो बिपरजॉय तूफान है, यह तूफान अरब सागर में उत्पन्न हुआ है, यह अरब सागर से आया है और अरब सागर में ऐसे तूफान पूरे साल में
सिर्फ अप्रैल से जून के महीने के बीच ही आते हैं, क्योंकि इस दौरान अरब सागर का तापमान सबसे ज्यादा होता है और अरब सागर का पानी इस दौरान गर्म होता है। और इस बार भी यही हुआ है और उसका नतीजा यह है कि बिपरजॉय उत्पन्न हुआ और वो कैसी तबाही मचा रहा है वो आप यहां देख सकते हैं। भी तेज हवाएं जो है वो यहाँ पे शुरू हैं और साथ ही जो है वो बारिश भी शुरू है। तो जो डबल यहाँ पे जो है वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बारिश के साथ तेज हवाएं, तो वो दिक्कत जो है यहाँ लोगों को रहेगी और इसीलिए लोगों को कहा गया है कि आप अपने घरों में रहिए, घरों से बाहर आपको नहीं निकलना है। और ये बारिश कब तक रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग का कहना था कि रेड अलर्ट है, भारी बारिश जो है जब तक तूफान का असर रहेगा तब तक ये बारिश जो है वो बारिश रहेगी और साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। दिन था, उजाला था, तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है माहौल बेहद ही डरावना हो रहा है। आपको नहीं पता है कि आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट आके आपको यहाँ पे वो आपको लग जाएगा, क्योंकि आसपास पेड़ है और पेड़ को लेकर, क्योंकि पूरे शहर के अंदर बिजली नहीं है, मांडवी का इलाका है जहाँ पे बिल्कुल भी बिजली नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशनरी यहाँ पे बिजली को रोक दी गई है। और साथ ही पूरा इलाका है, चाहे वो मांडवी का हो, जखाव का हो, नखत्राना का हो, नलिया का हो, लखपत का हो, ये सारे इलाके में बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवाएं चल रही है, कहीं पर भी बिजली नहीं है। ये पेड़ इलाके में हम मौजूद हैं और ये देखिए कितना सा बड़ा ये जो पेड़ है वो पूरा का पूरा धराशायी हो गया है। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं लाइन से गिर चुके हैं। ये घर देखिए, ये घर के ऊपर ये बड़ा पेड़ ही नहीं लेकिन ये इलेक्ट्रिक का पोल, इसकी हालत देखिए, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक का पोल इस घर के अंदर गिरा है। कुछ लोग थे, हमें बोला जा रहा है कि उनके इवैक्यूएट करके नजदीकी जगह पर लेके जाया गया है। उनकी परिस्थिति क्या है वो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन 2 गाय भी थी वो भी इसके चपेट में आई थी, एक की मौत हो गई है और जो परिस्थिति है वो काफी ज्यादा भयावह है। आप देखिए कि कितना बड़ा पेड़ है अंजना, ये पूरा का पूरा ये पेड़ जो इस घर पे गिरा है और उस घर पर सिर्फ ये पेड़ ही नहीं साथ ही जो इलेक्ट्रिक पोल है वो भी गिर गया है और ये जो पूरा रोड है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। अब यहाँ की तस्वीरें देखिए, आपको लाइन से देखेंगे कि कितने सारे जो पेड़ है वो ऑलरेडी गिर चुके हैं। अब यहाँ पर क्रेन्स को मंगाया जा रहा है, लेकिन एक क्रेन यहाँ पर बंद हो चुकी है तो दूसरी क्रेन को यहाँ पर मंगाया गया है, तो यहाँ पर खड़े रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सुबह 10 बजे मांडवी में जिस तरीके से हवाएं चली थी तो उसका असर अब दिखने लगा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कच्चे स्ट्रक्चर बने हुए थे वो यहाँ पे पूरी तरीके से धराशय हो चुके हैं और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, प्रशासन ने इसीलिए इस तरीके के जो कच्चे स्ट्रक्चर में रहने वाले लोग थे उन लोगों को पहले ही यहाँ से इवैक्यूएट करवा दिया है। कई बड़ी तादाद जो लोग हैं यहाँ पे करीब 90,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर गुजरात के अंदर पहुंचाया गया है। खास करके अगर कच्छ के इलाके की मैं बात करूं तो कच्छ के इलाके में करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। हालांकि ये तो फिलहाल शुरुआत है, जब साइक्लोन जो है वो टकराएगा, करीब रात के वक्त में ये साइक्लोन टकराएगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा उसका अंदाजा जो है वो कल सुबह ही लगाया जा सकता है। हालांकि गनीमत ये है कि जो समुद्र किनारे वाले जो इलाके हैं वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। जो रेडियस है, क्योंकि समुद्र का किनारा जहाँ पे जखाव का पोर्ट आता है या चाहे नारायण सरोवर आए या कोटेश्वर आए, जहाँ पे लोग रहते हैं वहां से लोगों को हटा दिया गया है, हर किसी को सुरक्षित स्थान पे भेजा गया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जान का जो नुकसान है वो कम से कम हो। ये करने की एक कोशिश जो है वो वहां पर की जा रही है। मैं यहाँ मांडवी के सबसे मशहूर विख्यात स्वामी नारायण मंदिर में हूँ और हवा के इस प्रकोप ने कैसे मंदिर के अंदर तबाही मचाई है। ये दरअसल उस मंदिर का आंतरिक हॉल है। ये एस्बेस्टस की शीट के नीचे कई सारे ऐसे पोर्शन मेटेलिक बनाए गए हैं, दरअसल ये वो इंसुलेट करते हैं और इसके सहारे बहुत सारी लाइट लगी हुई। लेकिन तूफान इतनी तेज है, ये जगह जो समुद्र का किनारा है अगर रेडियस में आप नापे तो 2 किलोमीटर से ज्यादा पीछे है और इसके बीच में सैकड़ों ऐसे मकान हैं, आप समझिए कि जो अवरोधक का काम करते हैं। उसके बावजूद हवा किस तरह यहाँ पहुंची है कि ये पूरा स्वामीनारायण मंदिर का जो हॉल है एक एक करके हिस्से धीरे धीरे ये मेटल शीट टूट रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से ये पूरा हिल रहा है और इन्हीं के सहारे बर्फ है। और अगर ऐसे ही चलता रहा रात भर में
तो शायद सुबह तक छत का ये नीचे का हिस्सा न टिके। और तमाम यही चेतावनी दी जा रही थी कि जो बहुत मजबूत स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्वामीनारायण मंदिर का दूसरा हिस्सा है, यहीं पर जो है रेस्क्यू बोट और बाकी सारी चीजें व्यवस्था के तौर पर भी रखी गई है। हाई मास्ट लाइट जो है उसे उतार दी गई है। पेड़ देख रहे हैं आप दबाव से किस तरह नीचे झुक रहे हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हवा आखिर इसमें कितनी ताकत है। और चूंकि अभी ये शुरुआती दौर है, जब इंटेंसिटी के साथ रात के 2 बजे 3 बजे तक उसका असर यहाँ दिखाई पड़ेगा, तो संभवतः सुबह जो है ज्यादातर रास्तों पर टूटे हुए पेड़ मिलेंगे, बिजली के खंभे मिलेंगे, टेलीकॉम टावर मिलेंगे। और हाँ, अभी हवा की रफ्तार बढ़ेगा, समझिए कि उसके सामने खड़े होना भी बेहद मुश्किल है। तूफान बिपोर जो है कच्छ की ओर मुड़ रहा है, तब द्वारका में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। द्वारका में भारी पवन के कारण जो है, जो तेज हवाएं चल रही है उसके कारण जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक खंभे हैं, जो बिजली के खंभे हैं वो गिर चुके हैं और साथ ही पेड़ भी गिरे हुए हैं। लोग यहाँ पे उसको देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हालांकि लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, पर फिर भी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बिजली के खंभे गिरे हैं और साथ ही जो पेड़ थे वो पेड़ भी गिर चुके हैं। तस्वीर तो यही बता रही है, जिस तरीके से हवा की रफ्तार यहाँ पे चल रही है, हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं। लगातार आप एक बिल्डिंग के सामने आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे खड़े रह पाना, आंखें खोल पाना भी मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि आपको दिखाती हूँ जिस तरीके से यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप 100 मीटर को देखेंगे तो 100 मीटर 100 मीटर तक का भी विजिबिलिटी नहीं है। यानी जिस तरीके से हवा और बारिश ये दोनों हो रहा है और चक्रवात का जो असर है वो अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो चुका है। ये मांडवी का जो पॉट इलाका है वहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, लेकिन सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी तरीके से इमारत तक तो देख पाना मुश्किल साबित हो रहा है। अब हम आपको सीधे हमारी संवाददाता गोपी के पास लेकर चलते हैं, जो मांडवी में है। अब वो आपको ये बताएंगी कि इस समय वहां क्या चल रहा है। गोपी, अभी हमने आपकी दिन की रिपोर्टिंग देखी, लेकिन इस समय जब रात हो चुकी है, रात के अंधेरे में आप वहां पर हैं, इस समय लेटेस्ट आप हमारे दर्शकों को क्या अपडेट वहां से दे सकती हैं? बिल्कुल सुधीर जी, आपको बता दें कि यहाँ पे पूरी तरीके से देखिए पूरा अंधेरा छाया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर पे इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया गया है, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। लगातार जो तेज हवाएं हैं वो चल रही है, तेज तूफानी बारिश है जो है वो यहाँ पे हो रही है। और वैसे में बाहर खड़े रह पाना मुश्किल साबित हो रहा है। यहाँ तक कि बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं डरावना एक मंजर जो है वो यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि बिजली नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आके चोट लग सकती है, किसी को भी चोट लग सकती है। तो वैसे में काफी एक डरावना मंजर बना हुआ है। और साथ ही देखिए कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि अभी भी साइक्लोन चल रहा है। साइक्लोन का जो असर है वो रात को करीब 1:30-2 बजे के आसपास खत्म होगा और उसके बाद अंदाजा लगाया जाएगा। लेकिन मौसम विभाग ने कल के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि कच्छ ने कभी अपने इतिहास में नहीं देखा होगा ऐसी बारिश कल हो सकती है। तो वैसे में जो मुसीबत है वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, कल भारी बारिश की चेतावनी है। हालांकि हवा की रफ्तार नहीं होगी, लेकिन भारी बारिश जरूर होगी। तो वैसे में जो रिस्टोरेशन का काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोरेशन हो या कहीं पे भी मोबाइल कनेक्टिविटी की रिस्टोरेशन की बात होती है, तो वहां पे देरी जरूर हो सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो समुद्री तट वाले इलाके हैं उनको पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है, चाहे कोटेश्वर हो, नारायण सरोवर का इलाका हो या फिर जखाव का इलाका हो, पूरी तरीके से खाली करवा दिया है। मछुआरों को लगातार एक ही चीज की डर सता रही है कि कहीं उनके जो बोट्स है जिसे जेटी पर रखा गया, क्योंकि देखिए हवा की जो रफ्तार है वो काफी तेज है और जखाव में जिस वक्त साइक्लोन ने लैंडफॉल किया उस वक्त उसकी जो रफ्तार है वो करीब 125 से 135 के बीच में नापी गई। तो वैसे में मछुआरों को लगातार ये डर सता रहा था कि उनकी जो लकड़े की बोट्स रहती है उसे कहीं नुकसान ना पहुंच जाए, क्योंकि इससे पहले जब ताउते साइक्लोन आया था और ताउते में हमने देखा था कि किस तरीके से सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को हुआ था। गोपी, मैं तो इस समय स्टूडियो में हूं, अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आप कैसी परिस्थितियों में वहां से रिपोर्टिंग कर रही हैं। हमारे जो ज्यादातर दर्शक हैं वो भी अभी या तो अपने अपने घरों में होंगे या फिर अपने मोबाइल फोन पर या अपने गैजेट्स पर आपको दिख रहे होंगे और वो भी वहां मौजूद नहीं होंगे। आप सुबह से ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में रिपोर्टिंग कर रही हैं। एक रिपोर्टर्स डायरी, अगर हम आपसे आपकी डायरी में हम झांकने की कोशिश करें कि आपका आज का दिन कैसा बीता,
आपने क्या क्या देखा, और इस समय भी मैं ये चाहूंगा कि आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आप अभी तो बहुत पीछे नजर नहीं आ रहा है कुछ, कि इस समय भी आप कहां खड़ी हुई हैं, और दिन भर में अगर आपको अपनी डायरी हमारे सामने पढ़नी हो तो आप कैसे पढ़ेंगी? सुधीर जी, आज के अगर मेरे दिन की डायरी की मैं बात करूं तो आज के दिन में 2 बार मुझे बेहद डर लगा। एक डर सुबह के वक्त लगा जब अचानक से, जब हम समुद्र के किनारे खड़े हुए थे और अचानक से एक बड़ा सा साइक्लोन का जब शुरुआत हुई और इतनी जबरदस्त हवा वहां पे चली कि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई, यहाँ तक कि कैमरामैन तक को देख पाना मुश्किल साबित हो रहा था। वो काफी डरावना एक मंजर था। और दूसरा डरावना मंजर जब अंधेरा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तेज हवा चल रही है, लगातार पेड़ हिलने की आवाज आ रही है, साथ ही होर्डिंग्स हिल रही है, यहाँ तक कि आप सड़क के बीच में खड़े हुए, आपको नहीं पता, इलेक्ट्रिक पोल आपके सामने है, आपको नहीं पता है कि कब कौन सी चीज आपके ऊपर आकर गिरेगी। हम लोगों को बार बार आज पूरा दिन आप अपने कैमरामैन को बता सकते हैं कि वो थोड़ा और हमें दिखाएं आपके आसपास क्या है? बिल्कुल। देखिए सुधीर जी, इस वक्त तो हम आपको पेड़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो पेड़, हालांकि यहाँ पे देख पाना काफी मुश्किल होगा कि जिस तरीके से हवा की रफ्तार है, काफी तेज हवा यहाँ पे चल रही है। हालांकि जो हम लोग इस वक्त अपने होटल के बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने की वजह से पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक हम लोगों ने जो काम किया है, जिसके चलते हमारे पास पावर बैकअप तक नहीं रहा था। लेकिन अब होटल पे पहुंचे हैं तो जेनसेट के जरिए हम पावर बैकअप के जरिए ये लाइव लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी तेज हवाएं यहाँ पे चल रही है। आशुतोष, दिन भर की रिपोर्टिंग हमने आपकी देखी और हमने आपकी बहादुरी भरी जांबाजी देखी वहां पर, लेकिन इस समय अब जब रात हो चुकी है, असली चुनौती अब है। तो क्या क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए इस समय की। और अगर आप अपने कैमरामैन से कहना चाहें, हालांकि बहुत अंधेरा है, लेकिन वो हमें दिखा सकते हैं कि इस समय आप कहां खड़े हैं और वहां क्या चल रहा है। दरअसल सुधीर, रात में अगर बात करनी हो तो कैमरे के ऊपर माउंट लाइट लगानी पड़ती है और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि ये सब इक्विपमेंट लगा के बाहर अगर सेट करें तो लगभग 5 से 6 सेकंड में सब धराशायी हो जाएगा। तो चूंकि वो तस्वीरें हम दिखा सके इसलिए हम एक शेल्टर, ये दरअसल एक बस स्टैंड है यहाँ का मांडवी का। सबसे पहले इन्हीं तस्वीरों से शुरू करते हैं कि ज्यादातर लोग लो लाइन इलाकों में चले गए, लेकिन कुछ कर्मचारी हैं, कुछ इक्का दुक्का लोग हैं, उन्हें कम से कम जिन्हें जहां सहारा मिल गया है, देखिए बाबा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो ये शायद बाहर के लोग यहीं रुक गए हैं। हालांकि चूंकि यातायात भी इस समय फिलहाल ठप है तो इक्का दुक्का लोग आपको यहां दिखाई पड़ेंगे। निचले इलाकों से उन्हें ले जाया गया है। दिन भर चूंकि ये पूरा माहौल ऐसा रहा और चूंकि लैंडफॉल जो है वो रात में होगा और 12 बजे रात को, वो भी वो समय जब दरअसल ये शहर आधी नींद में होगा, गहरी नींद में होगा। लेकिन हालांकि डर भला क्या ही सोने देगी लोगों को, कैसे ही किसी को नींद आएगी। फिक्र हर किसी को होगी कि आखिर साइक्लोन का इंपैक्ट क्या होगा। लेकिन पिछले जो अनुभव रहे हैं, मैंने जो साइक्लोन को देखा है और खासकर जब उसकी रफ्तार का अंदेशा यहां तक लगाया गया कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी जब वो तटीय किनारे तक आएगा। देखिए प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन 130 किलोमीटर की दूरी पर है मांडवी का ये इलाका, तो उसका प्रभाव यहां आने में कुछ समय लगेगा। और हवा की रफ्तार जो इस समय मैं देख रहा हूं, हालांकि सुबह कई ऐसे मौके आए जब ऐसा लगा कि पैर के नीचे जमीन नहीं है, इतनी तेज हवा के झोंके आ रहे थे। लेकिन अब जो वेलोसिटी है, पहले ये इंटरमिटेंट थी, अब ये लगातार है, कंटिन्यूस प्रक्रिया के तहत चल रही है और बारिश भी है। तो 12 से 1 बजे के बाद ये अपनी पीक पर होगा और जब ये पीक पर होगा तब उसी वेलोसिटी से जितने भी बड़े स्ट्रक्चर उन पर दबाव जब हवा का पड़ेगा, मैंने देखे हैं अनगिनत संख्या में पेड़ रास्ते भर गिरे हुए थे। अब ये अपने साथ बिजली के खंभों को, कम्युनिकेशन टावर जो है उन सबको धराशायी करेंगे। साथ ही जो ग्रामीण इलाके हैं, तट के किनारे जो कच्चे मकान हैं, जो टेंट के बने हुए हैं, मेटल शीट के बने हुए हैं, ये सब तिनके की तरह उड़ जाएंगे। तो कई लोगों को ये यकीन नहीं होगा, वो इसी डर में सहमे हुए सोएंगे कि सुबह जब वो उठेंगे या अगले 24 घंटे बाद जब अपने आशियानों के पास जाएंगे तो वहां उन्हें घर के नाम पर क्या कुछ देखने को मिलेगा। बहरहाल एहतियात के जो उपाय किए गए थे वो सभी, देखिए किस तरह की आवाजें मैं इस समय सुन पा रहा हूं और ये संभवतः टीन की वही शीट हैं जो कहीं से उड़ रही हैं। ये नोट और अक्सर यही में देखिए इसीलिए कहा गया था लोगों को कि घर में रहें। अगर आप बाहर हैं, अंधेरा है, बिजली इसलिए काटी गई एहतियात के तौर पर कि अगर लोग कहीं वेंचर आउट करते हैं, तार गिरती है तो दुर्घटना में बदल जाएगी ये सारी घटनाएं, तो वो ना हो इसीलिए एहतियात के कदम उठाए गए थे। लेकिन कल सुबह हम इस शहर में क्या तस्वीर देखेंगे
प्रार्थना कर सकते हैं कि बस ये किसी तरह मंजर गुजर जाए, ज्यादा तबाही लेकर के ना आए, क्योंकि 1998 की तबाही इस गुजरात ने देखी है। हमने 2019 में ताजा तबाही की तस्वीर उड़ीसा में देखी है, और पिछले गुजरात में भी 3 साल पहले ही ऐसी एक तबाही आई थी, साइक्लोन लेकर के आया था पोरबंदर और द्वारका, इन सारे इलाकों में। तो आज की रात बहुत लंबी है, अमूमन जितने घंटों की होती है ये वक्त तो उतना ही होगा, लेकिन इस डर में सहमे हुए लोग शायद इंतजार करेंगे सुबह होने का, और इस उम्मीद के साथ कि सब कुछ उनका शहर जस का तस बचा हो, और हम भी यही प्रार्थना कर सकते हैं। गोपी, आज की रात लंबी भी है, आज की रात डरावनी भी है, आज की रात खतरनाक भी है, और असल में आपको सुबह पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। सुबह जब होगी और उजाले में जब आप पहली बार बाहर निकलेंगे, किस तरह की आशंका आपको है। और आज की जो रात है ये आपके जीवन में भी मुझे लगता है कि ऐसी रात होगी जो अस्मरणीय होगी, मतलब जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। बिल्कुल सुधीर जी, आज की रात बेहद डरावनी रात रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से तेज हवाएं चल रही है, और साथ ही देखिए जिस तरीके से चाहे पेड़ हो, क्योंकि हमने पूरा वो मंजर देखा है। मैंने ताउते साइक्लोन को देखा था, ताउते साइक्लोन में जिस तरीके का नुकसान हुआ था, जिस तरीके से वहां पे तबाही मची थी, कल सुबह जब होगी तो कल सुबह वही तबाही क्या होगी, क्योंकि जिस तरीके से जिस रफ्तार के साथ साइक्लोन टकराया है वो तबाही के अलावा वहां पे कुछ नहीं लाएगा। जो मछुआरे हैं उनकी जो फिशिंग बोट्स है उसे बेहद ज्यादा नुकसान होगा। तो उन मछुआरों के लिए तो वो ही उनकी रोजी रोटी है। तो वैसे मछुआरों के लिए तो एक बार फिर अपनी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाना, यानी अपनी जीवन का, क्योंकि एक जो फिशिंग बोट्स होती है वो कम से कम 50 से 60 लाख की होती है, वो पूरी जिंदगी में एक ही बोट बना पाता है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है साइक्लोन के चलते, तो उसके लिए अपना रोजी रोटी कमाने का जरिया जो है उसे नुकसान पहुंचता है। तो उन मछुआरों के लिए भी ये बहुत ही डरावना मंजर रहेगा, क्योंकि भले ही वो फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए, प्रशासन ने उनके रहने खाने पीने का इंतजाम किया है, लेकिन उनको भी पता है कि कल सुबह वापिस उन्हें अपने घर जाना है। जब वो फिशरमैन कॉलोनी जो जखाऊ पोर्ट पर आई हुई है, उस फिशरमैन कॉलोनी पर जाएंगे, तो हम परसों गए थे वहां पे, तो वहां पे पूरा पानी भरा हुआ था। तो उनको भी ये अंदाजा है कि ये साइक्लोन कितना खतरनाक होगा, उनको कितना ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन कल जब वो जाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, तो वो शायद उनकी जिंदगी के लिए एक सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका रहेगा कि उनका सब कुछ जैसा आशुतोष ने कहा कि आज की रात वैसे किसी को नींद नहीं आएगी। आशुतोष, लाखों लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लोगों से कहा गया है कि घरों से बाहर मत निकलिए, और आप सुबह से आप दोनों सुबह से घर से बाहर ही हैं। तो आप अपनी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? आप दोनों से ही मैं एक तो ये भी कहूंगा कि आप पूरे देश को ये दिखा रहे हैं कि वहां क्या चल रहा है, कितनी खतरनाक स्थिति है, लेकिन साथ ही साथ आप अपना जीवन भी खतरे में डाल रहे हैं। तो आप लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहिएगा, बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा कि आप कोई चीज ऐसी ना करें जिससे कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। सुधीर, बीते सालों के अनुभवों को, डिजास्टर और ऐसी आपदाओं को कवर करने के चलते एक बुनियादी ट्रेनिंग और बुनियादी समझ हो जाती है कि हमारी लक्ष्मण रेखा कहाँ है। दर्शक कई सारे होते हैं, वो इसलिए बाहर भी आ रहे हैं। हम इसी कोशिश करते हैं कि देखिए दरअसल ये खतरा कितना बड़ा है। मसलन सुबह जब हम घर से निकले हैं तब से इंटरमिटेंट बरसात हो रही थी। ये कपड़े जो सुबह 8 बजे में पहन के निकला हूं तब से लेकर के इस समय रात के समय तक ये अभी भी गीले, इन्हें सूखने का मौका नहीं मिला है। बहुत तेज बारिश होती है, कम से कम ऊपरी हिस्सा बचा सके तो ये विंडशीट है, लेकिन जब थपेड़े हवा के साथ बूंदे चल रही थी तो ऐसा लग रहा था पीठ पर कोई चाबुक चला रहा है। तो कपड़े इसके अंदर भी भीगे हैं। प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग मल्टी लेयर वो पैकेट्स हैं जिसके अंदर किसी में फोन लगाते हैं, किसी में ईयरबड्स बता रहे हैं, इक्विपमेंट्स को छुपाने, क्योंकि इतनी तेज जब बरसात आती है तो रेन कवर तक उड़ जाते हैं। तो इन सारी सुविधाओं के बीच हाँ, सुबह से खाना नहीं मिला है, लेकिन ये देखिए कि लोगों का प्यार भी है और भरोसा भी कि जो लोग सुबह से देख रहे हैं, कई सारे लोग आसपास हैं जो फूड पैकेट लेकर के आए हमारे लिए। पंकज भाई, ये तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है टेलीविजन पर, कम से कम घर पे मोबाइल के जरिए, तो उन्हें पता चला, तो ये लोग खाना लेकर गए। तो
ये है कि आज रात हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, लेकिन हाँ, दिन में जो कुछ भी कच्चा पक्का मिला खा लिया। दुकानें बंद करवाई गई हैं, बिजली कहीं है पर नहीं। ज्यादातर होटल इसलिए नहीं चला रहे हैं क्योंकि वो डीजी सेट नहीं चलाना चाहते, उनके पास व्यवस्था नहीं है। स्वामी नारायण मंदिर के अंदर हम वहां गए थे, आज भी वहीं पर रुके हुए हैं और वहां उनके पास भी बैटरी बैकअप ज्यादा है नहीं। अंदर का जो ढांचा वो भी धीरे धीरे गिर रहा है। तो हाँ, ये थोड़ी सी तकलीफें जरूर हैं, लेकिन इसका मकसद दरअसल ये है कि यहाँ की वो छवि, वो जानकारी सटीक लोगों तक पहुंचे। जो प्रभावित इलाके के लोग हैं उन्हें जानकारी पहुंच जाए और ये समझें कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप टूरिज्म के लिए आए हैं। ये ऐसी घटना है जो देश के कभी भी किसी भी हिस्से में हो सकती है और उसका एकमात्र उपाय है कि आप सावधानी बरतें, सचेत रहें, हमेशा जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनका पालन करें। बहुत सारे लोगों को हमने देखा लापरवाही करते हुए, उनसे गुजारिश भी की और कई बार उन पर नाराजगी भी जताई कि ये समय घूमने का नहीं है, बच्चों के साथ लेकर के बाहर न निकलें। सिर्फ 24 घंटे की बात है, घर पे आप मोबाइल के जरिए या टीवी पर अगर चल रहा हो तो वहां से देख लें, जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन ठीक है, कई लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता हो जाती है, ओवर एक्साइटमेंट में, फिर वो त्रासदी में बदल जाती है। लेकिन अब ये दिन बीतने को है, कोशिश हमें देखें, हमारे लिए आगे चुनौती ये है कि खाना तो मिल जाएगा, अब दरअसल हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं इन सबको बैटरी बैकअप देना है ताकि कल सुबह जो इसका आफ्टर मैथ होगा वो तस्वीरें भी हम लोगों तक सटीक जानकारी के साथ पहुंचा सकें। तो हाँ, रात तो हमारे लिए भी आज लंबी होगी। गोपी, आर यू इन टच विद योर फैमिली? आप अपने घर में भी, आपके जो अपने परिवार के जो लोग हैं वो भी काफी चिंतित होंगे आपको लेकर। क्या आप बात कर पाए, आप दोनों ही लोग अपने घर में भी? बिल्कुल, देखिए सुधीर जी, सुबह से लेकर अब तक लगातार हम लोग इसी तरीके से लोगों को बता रहे हैं कि क्या परेशानी है। पूरे देश हमें देख रहा है कि किस तरीके से जो चक्रवात है उसमें कई सारे परिवार है जो अफेक्टेड होंगे और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपना घर छोड़कर किसी जो रेस्क्यू सेंटर है वहां पर वो लोग मौजूद है। तो वैसे में कई बार उनको देखते हैं तो अपनी परेशानी ज्यादा नहीं लगती है उनके सामने, क्योंकि घर छोड़ के आए, घर जो आशियाना है कहा जाता है और खास तौर पर ये कहते हैं गुजराती में तो कि पृथ्वी नो छेड़ो घर। मौसम विभाग के जो डायरेक्टर हैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस समय हो रही है और वो ताजा जानकारी दे रहे हैं, हम वहीं चलते हैं। पहले लैंड के ऊपर जाने का पूर्वानुमान है। लैंडफॉल का जो प्रोसेस है, जैसे हम बोले थे कि मिडनाइट तक चलेगा और इसके बाद धीरे धीरे इसका वीकनिंग होगा, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे जाएगा और कल सुबह को ये वीक होते हुए एक साइक्लोन स्टॉर्म जिसका विंड स्पीड 75 to 85 kmph हो सकता है। इसके प्रभाव में विंड स्पीड अभी तटीय इलाका में बहुत स्ट्रांग चल रहा है, 115 to 125 kmph, और ये विंड स्पीड धीरे धीरे अभी कम होने लगेगा। इसके हिसाब से जो स्टॉर्म सर्ज है, टाइडल वेव, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा अगले 3 to 6 आवर्स में। हेवी रेनफॉल जारी रहेगा। हेवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल एक्टिविटी सौराष्ट्र और कच्छ का तटीय इलाका में जारी है और इंटीरियर इलाका में भी बारिश शुरू हो रहा है। 15 तारीख को ये बारिश जारी रहेगा, 16 तारीख को भी बारिश होगा मगर थोड़ी सी इंटेंसिटी कम होगा। मगर हेवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल एक्टिविटी सौराष्ट्र में 16 तारीख को हो सकता है। इसके साथ साथ साउथ राजस्थान पे 16 तारीख और 17 तारीख को भी आइसोलेटेड हेवी टू एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल होने का। तो मौसम विभाग ने इस समय दो बहुत बड़ी बातें कही हैं। पहली बात तो यह है कि लैंडफॉल अभी चल रहा है और यह आधी रात तक चलेगा। पहली बड़ी बात तो यह कही है और दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि अब धीरे धीरे जो है इस तूफान की जो रफ्तार है वो कम होती चली जाएगी, लेकिन तो भी आज की रात बहुत लंबी रहने वाली है। और आप स्क्रीन पर पीछे आज तक के रिपोर्टर्स को देख रहे हैं। हमने आपको यह भी बताया कि कितने मुश्किलों में जब एक रिपोर्टर इस तरह की रिपोर्टिंग करता है मुश्किल हालात में जाकर, तो आपने देखा होगा दिन भर किस तरह की परेशानियां होती हैं, चुनौतियां होती हैं, कई बार अपनी जान खतरे में आ जाती है। लेकिन आप यहां इन दोनों को जब देखेंगे तो आपके इनके चेहरे पर एक चमक नजर आएगी। चेहरे चमक रहे हैं, आपको ना तो थकान नजर आएगी ना आपको डर नजर आएगा। और यही एक रिपोर्टर की विशेषता होती है, उसका डीएनए यही होता है। क्योंकि रिपोर्टर को जितनी बड़ी चुनौती आप देते हैं, रिपोर्टर को उतना ही ज्यादा संतोष होता है। रिपोर्टर को चुनौतियां पसंद होती हैं और जो ये संतोष होता है, जो सेटिस्फैक्शन होता है कि देश के करोड़ों लोगों तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जानकारियां पहुंचा रहे हैं और एक तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं,
ये जो है, ये मैं तो ये कहूंगा कि चुनौती तो है ही, एक बहुत बड़े पुण्य का भी काम है। इसलिए रिपोर्टर्स जो फील्ड से आपको लगातार इस तरह की खबरें देते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि हमेशा उनका सम्मान करिए और हमेशा ये देखिए कि वो कैसे, कितनी परेशानियों में, कितनी चुनौतियों के बीच आप तक वो खबरें पहुंचा रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष, थैंक यू सो मच, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना ध्यान रखिए। गोपी, आप भी अपना ध्यान रखिए। और आज तक के जो करोड़ों दर्शक हैं जो पूरी दुनिया में इस समय आपको देख रहे हैं, वो भी आपको धन्यवाद दे रहे हैं इस समय कि आप पूरी रात जागकर, पूरे दिन जागकर लगातार बिना थके काम किए हुए उन तक नई जानकारी पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे देश के कुछ लोग भारत का मजाक उड़ाते हुए ये भी कह रहे हैं कि अगर भारत इतना ही शक्तिशाली देश है तो वो इस तूफान को रोक क्यों नहीं पाया। तो ऐसे लोगों को आज हम बताना चाहते हैं कि समुद्र से उठने वाले तूफानों को दुनिया का कोई भी देश रोक नहीं सकता। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन तूफानों को रोक सके या कम कर सके। अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे बड़ी सुपर पावर कहता है, लेकिन वो आज तक तूफानों के सामने बेबस नजर आता है। आपने बहुत तस्वीरें देखी होंगी। अमेरिका में हर साल औसतन 10 बड़े तूफान आते हैं जिनसे अमेरिका को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, लेकिन अमेरिका इन तूफानों को ना तो रोक सकता है, ना ही इनके बारे में कुछ कर सकता है। सिर्फ कोई भी देश जो कर सकता है वो ये कि इनसे जो नुकसान होता है जान माल का, उसे हम कम कर सकते हैं बेहतर तैयारी के साथ। और अमेरिका ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश समुद्र में बनने वाले इन तूफानों को निष्क्रिय नहीं कर सकता। अगर कोई देश कुछ कर सकता है तो वो है ऐसे तूफानों से अपने लोगों की जान बचाने की कोशिश करना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में कई बड़े तूफान आए, लेकिन सरकार ने इन तूफानों में अपने कम से कम लोगों की जानें जो है वो सुनिश्चित किया कि कम से कम जान माल का नुकसान हो। भारत सरकार ने ऐसे तूफानों से निपटने के लिए अब एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें पहले प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करके उन इलाकों को खाली करा लिया जाता है। पहले ही, इससे पहले कि तूफान आए, इलाकों को खाली कर लेते हैं। फिर सरकार यह सुनिश्चित करती है कि इन तूफानों से आर्थिक नुकसान भी कम से कम हो, यानी न तो जान जाए और माल का भी कम से कम नुकसान हो। उदाहरण के लिए वर्ष 2021 में जब अरब सागर से ताउते नाम का तूफान गुजरात पहुंचा था, तब सरकार ने 1.5 लाख लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया था। और अगर उस समय सरकार ऐसा ना करती तो उस तूफान में हजारों लोग मारे जा सकते थे, और इस बार भी ऐसा ही किया गया है। गुजरात में अब तक करीब 1 लाख लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया जा चुका है, और इनमें लगभग 9,000 बच्चे हैं और 1100 गर्भवती महिलाएं भी हैं। इसके अलावा गुजरात में इन लोगों के लिए युद्ध स्तर पर 1,500 से ज्यादा शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, और साथ ही लोगों की सुरक्षा के लिए 76 मल्टीपर्पज साइक्लोन शेल्टर्स भी बनाए गए हैं, जिनकी निगरानी खुद सरकार कर रही है। और यही वजह है कि इस तूफान से गुजरात को आर्थिक नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन सरकार अपने नागरिकों की, जनता की जान इससे बचा लेगी। और यह भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसी तूफान का पाकिस्तान के सिंध जिले पर भी जबरदस्त असर रहा, और कच्छ की तरह कराची में भी तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, और वहां पर भी भारी बारिश हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार अब तक 65,000 लोगों को ही कराची और सिंध प्रांत से सुरक्षित इलाकों में बाहर निकाल सकी है, और इनमें भी बहुत सारे लोग तो खुद अपनी जान बचाकर वहां से भागे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच इस अंतर को भी आज आपको देखना चाहिए। एक बड़ा देश जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास ऐसी सरकार है, वो कैसे उसी तूफान से अपने लोगों को बचाती है। और एक दूसरा देश जहां पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और पाकिस्तान में जो हालात हैं वो आपको पता ही है, वहां की सरकार कैसे उसी तूफान से अपने लोगों को बचाती है। ये 2 अलग अलग केस स्टडीज हैं। तूफान एक है, लेकिन केस स्टडी 2 है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार बनाने का पैसा तो है, लेकिन अपने लोगों की जान बचाने के लिए और उनका पेट भरने के लिए पैसा नहीं है। जबकि भारत अपने नागरिकों की जान भी बचा रहा है और उन्हें हर सुविधा देने की इस समय कोशिश भी कर रहा है।
राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक जो तटीय क्षेत्र के आसपास के गांव हैं या निचान वाले क्षेत्र के गांव हैं जहां इनंडेशन से, रेनफॉल से फ्लडिंग होने की पॉसिबिलिटी है, उनको आइडेंटिफाई करके लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया है, जैसा आपने कहा 1 लाख के आसपास। इसके साथ साथ उनका जो अनुमान था उन्हें कितनी टीमें चाहिए, उसके मुताबिक उतनी टीमें वहाँ NDRF की डिप्लॉय कर दी गई हैं। पहले 12 का प्लान था, उनकी भी 12 टीमें SDRF की भी वहाँ तैनात हैं उन एरियाज़ में। इन एडिशन हमने 5 टीमें वहाँ रखी हैं जो कि रिजर्व की तरह भी काम करेंगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी कहीं तो इमीडिएटली उसी एरिया में उपलब्ध रहेंगी। सर, कितना खतरा है और कितनी स्पीड से जो हवाएं हैं वो चलेंगी उस दौरान जब लैंडफॉल होगा, और जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उनको किस तरीके की हिदायत है सर? अभी जो अनुमान है विंड स्पीड का वो 115 से 125 किलोमीटर की गति 140 तक पहुंच सकती है। अभी के अनुमान के मुताबिक उसकी गति ट्रैवल करने की तट की तरफ 8 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो अनुमान है कि आज के दिन लेट शाम में उसका लैंडफॉल होगा और मध्य रात्रि तक उसका असर रहेगा, लैंडफॉल जब वो होगा और अंदर तक जाएगा। एग्जैक्ट टाइम अभी तक फोरकास्टेड नहीं है। लोगों को हिदायत यही है कि जो सूचनाएं हमने उनको बताई हैं, काफ़ी कैंपेन्स अवेयरनेस की हुई हैं राज्य सरकार की तरफ से, NDRF की तरफ से, जो उनको कहा गया है कि अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है उसका वो पालन करें और अपने आप को बिना किसी कारण के इस जोखिम को एक्सपोज नहीं करें। अब ये समझिए कि दुनिया में जो बड़े बड़े समुद्र और सागर हैं, अगर आप उन सबको एक परिवार की तरह देखें, एक ऐसा परिवार जिसमें समुद्र हैं और सागर हैं, समुद्रों का परिवार, उस परिवार में अरब सागर को दुनिया के सबसे शांत सागरों में से गिना जाता है। ये सबसे शांत सागर है अरब सागर। दुनिया और कहा जाता है कि अरब सागर को क्रोध भी आता है तो वो भी अपने इस क्रोध से ज्यादा लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। पिछले 75 वर्षों में भारत में जो 3 बड़े तूफान आए, वो तीनों ही तूफान बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए, लेकिन इस दौरान अरब सागर हमेशा शांत रहा और हमेशा खामोश रहा। यानी अरब सागर ने कभी किसी को तंग नहीं किया। आजादी के बाद भारत में पहला सबसे बड़ा खतरनाक तूफान वर्ष 1971 में आया था, जब उड़ीसा और दूसरे प्रभावित राज्यों में इसकी वजह से 9,500 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 1977 में इससे भी भयानक तूफान आया, जिसका केंद्र भारत का आंध्र प्रदेश था और उस तूफान में 14,000 लोग मारे गए। फिर 22 साल बाद 1999 में एक ऐसा ही तूफान आया जिसमें उड़ीसा और दूसरे प्रभावित राज्यों में लगभग 10,000 लोग तब मारे गए थे। लेकिन अब पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है जब अरब सागर गुस्से से लाल है और वो अरब सागर में तूफान बनने की घटनाएं और इन तूफानों से लोगों की जान जाने की घटनाएं अब पहले के मुकाबले बढ़ गई हैं। तो अब अरब सागर आजकल थोड़ा गुस्से में है। क्यों गुस्से में है? वर्ष 2021 में अरब सागर में एक ऐसा ही खतरनाक तूफान आया जिसका नाम था ताउते। उस समय इस तूफान की वजह से गुजरात में 1.5 लाख लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित इलाकों में भेजा गया था और तब 178 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 1998 में भी अरब सागर में ऐसा ही तूफान आया था जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र के 1000 लोग मारे गए थे और अब इस तूफान से भी बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि आमतौर पर शांत स्वभाव वाला अरब सागर इस समय क्रोध में है और इस क्रोध की वजह है अरब सागर का बढ़ता हुआ तापमान और जलवायु परिवर्तन। एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 1960 से 1995 के बीच अरब सागर का तापमान औसतन हर साल 10 मिली डिग्री तक बढ़ रहा था, लेकिन 1995 के बाद से अरब सागर का तापमान हर साल औसतन 14 मिली डिग्री तक बढ़ रहा है और यह बढ़ता तापमान ही अरब सागर के इस क्रोध की वजह है और उसी की वजह से ये तूफान उत्पन्न हो रहे हैं। जब किसी समुद्र का या सागर का तापमान बढ़ता है और वो गर्म होने लगता है तो उस सागर में तूफान बनने की घटनाएं बढ़ जाती हैं और अरब सागर में इस समय बिल्कुल यही हो रहा है। तो ये आमतौर पर शांत रहने वाला सागर आजकल अशांत है। अरब सागर का तापमान बढ़ने से इस क्षेत्र में तूफान बनने की घटनाएं अब 3 गुना हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं और यह भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। जब कोई तूफान किसी राज्य से टकराने वाला होता है तो सरकारों की पहली प्राथमिकता होती है लोगों की जान बचाना। इसलिए सरकार समुद्री इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे पहले सुरक्षित इलाकों में भेजती है और इससे व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए
अगर हर 3 महीने में एक ऐसा तूफान आने लगे तो सरकार को हर बार लाखों लोगों को ऐसे ही सुरक्षित इलाकों में भेजना पड़ेगा, दूसरे इंतजाम करने पड़ेंगे जिसमें हजारों करोड़ खर्च होंगे और यह स्थिति उस राज्य के लिए भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए अरब सागर का बढ़ता गुस्सा भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। कल्पना कीजिए अगर आपके परिवार को साल में 4 से 5 बार अपना मकान शिफ्ट करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। इस दौरान आपके काम का भी नुकसान होगा, आपकी जान का भी नुकसान हो सकता है और इस दौरान आपका जो पैसा है उसका भी नुकसान हो सकता है। तो अभी ये विपदा गई नहीं है। आज की रात जैसा हमने आपको कहा बहुत लंबी रहने वाली है। आज की रात तूफानी होगी, डरावनी होगी, खतरनाक होगी और आज रात कितना नुकसान होगा ये तब पता चलेगा जब कल सुबह सूरज की पहली किरण निकलेगी और हम देख पाएंगे। हम सिर्फ शुभकामनाएं दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि जो लोग इस तूफान की चपेट में हैं उन्हें कम से कम नुकसान हो और किसी की जान न जाए। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं।